जय हिंद फ्रेंड्स, जेके एडू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखिए, इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को देखने के बाद से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक दिया गया था आप लोगों को डिस्कशन के लिए, उस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसको कुछ ट्रिक की मदद से कुछ ऐसे हम लोग इसको पहले याद करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, परियोजना है, नदी है और राज्य का नाम है। ठीक, तो हम लोग याद करें। देखिए, परियोजना है फरक्का। फरक्का जो परियोजना है वह कहाँ है, तो किस नदी पे है, तो भागीरथी पे है और पश्चिम बंगाल में। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए, फराक से भाग गई बंगला में। ठीक है, बंगला समझते हैं घर। ठीक है, फराक से भाग गई बंगला में, इस तरह से याद रहेगा। फरक्का, भागीरथी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं, यह है दूसरा काकड़पड़ा। काकड़पड़ा जो है वो ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग ताप देंगे किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ पर टेम्परेचर ताप देंगे तो वो कड़कड़ा जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। काकड़पड़ा, ताप्ती, गुजरात को साथ में याद रखेंगे। काकड़पड़ा, ताप्ती, गुजरात। दो याद हुआ। अब आइए देखिए, उकाई। बताइए, जब ताप पड़ेगा यानी गर्मी पड़ेगा, टेम्परेचर जब पड़ेगा तो क्या होगा, मन उग जाता है। ठीक है, मन उग जाएगा। जब ताप पड़ेगा तो मन उग जाएगा और कैसों कैसों हम लोग गुजर बसर करेंगे यानी जिंदगी को काटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उकाई, ताप्ती, गुजरात। इस तरह से हम लोग इतने 3 याद हुआ, 4 हुआ। देखिए, अब इसको याद रखेंगे, नागार्जुन, कृष्णा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए, तो यहाँ ध्यान देखिएगा। देखिए, अर्जुन, नागा अर्जुन। ठीक है, अर्जुन इसमें आ रहा है या कृष्णा आ रहा है। ठीक है, दोनों व्यक्ति जो थे वह अंधेरी नगरी में गए थे। माने वहाँ पर जो लोगों को बहुत सारा कष्ट था, उन लोगों को कष्ट दूर करने के लिए अंधेरी नगरी में गए थे। कौन कौन, अर्जुन और कृष्णा। अर्जुन और कृष्णा कहाँ गए थे, अंधेरी नगरी। इस तरह से याद रहेगा। और नागार्जुन कृष्णा नदी पर और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नागपुर शक्तिगृह। ठीक है, तो देखिए, नागपुर शक्तिगृह याद रखें, कोरायडी है महाराष्ट्र में। इसको हम लोग याद रखेंगे, फिर इसको रिकॉल करके याद कर लेंगे। देखिए, इंदिरा गांधी नहर, सतलज, राजस्थान में। देखिए, इंदिरा गांधी नहर जो है वह इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से पानी मिलता है। ठीक है, और वह राजस्थान को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करता है। ठीक, इसको याद रखेंगे, इंदिरा गांधी नहर, सतलज, राजस्थान। अब देखिए, पोचमपाद, गोदावरी, कर्नाटक, ऐसे याद रखेंगे। देखिए, गोदाम जो होता है ना, गोदाम, उसको पोचारा किया जाता है। पोचारा मतलब तो पोताई। ठीक है, बड़ा बड़ा गोदाम जो होता है उसको पोचारा किया जाता है, यानी पोचमपाद, गोदावरी, और उसको करते हैं, पोचारा करते हैं नाटक कर करके। ठीक है, तो याद रखेगा, पोचमपाद, गोदावरी। गोदावरी को, गोदाम को पोचारा किया जाता है, तो पोचमपाद, गोदावरी, कर्नाटक। ठीक है, अब देखिए, उसका बाद दुर्गा बैराग। ये तो याद रहेगा, दुर्गा बैराग, दामोदर। दुर्गा, दामोदर। ठीक है, पश्चिम बंगाल। दुर्गा, दामोदर, पश्चिम बंगाल। ऐसे याद रखेंगे। दुर्गा पूजा है ना, पश्चिम बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से भी इसको हम लोग रिलेट करके रखेंगे। तो दुर्गा बैराग, दामोदर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसका देखते हैं इडुक्की। देखिए, इडुक्की पिडुक्की जितना है सब पेरियार है केरल में। ठीक है, देखिए, इडुक्की हो जाएगा पेरियार, केरल। इडुक्की पिडुक्की कहाँ है, केरल में, पेरियार में। पेरियार कहाँ है, केरल। ठीक, चलिए, यहाँ देखते हैं, यहाँ तक हम लोग याद किए। ठीक है, और उसके बाद से देखते हैं टिहरी। देखिए, टिहरी, भागीरथी, उत्तराखंड। ठीक है, टिहरा टिहरी जो होता है, ठीक है, भाग गई उतर के। याद रखेंगे, टिहरी भाग गई उतर के, तो याद रहेगा टिहरी, भागीरथी, उत्तराखंड। उतरिएगा भागेगी ना, तो टिहरी भाग गई उतर के, तो टिहरी, भागीरथी, उत्तराखंड। ठीक, उसके बाद देखते हैं माता टीला। एक बात देखिए, माता टीला, बेतवा। तो माता का ही ना बेटा होता है, तो माता बेटा, याद रहेगा, माता टीला, बेतवा। ठीक है, और माता जो है बेटा को हमेशा ढोते रहती है। ढोते ढोते जब थक जाती है तो माता बेटा को उतारती है कुछ देरों के लिए। उतारना से उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। तो माता टीला, बेतवा, उत्तर प्रदेश। ठीक, यहाँ तक हुआ। अब देखिए, भीमा, पौना, महाराष्ट्र। एक बात बताइए, भीम और पवन पुत्र हनुमान को जानते हैं। ठीक है, भीम और पवन पुत्र हनुमान दोनों आदमी थे, वो महान थे क्योंकि शक्तिशाली थे वो लोग। ठीक है, उस समय के महान व्यक्ति थे। तो भीम, भीमा, पौना और महाराष्ट्र। इस तरह से हम इसको रिलेशन बना के याद रख सकते हैं। देखिए, अब यहाँ देखिए, जायकाबाड़ी है, जायकाबाड़ी, गोदावरी, पश्चिम बंगाल। देखिए, एक बात होती है, जौ समझते हो ना, गेहूं में होता है। ठीक है, गेहूं जैसे होता है। ठीक है, तो जौ जो होता है गोदाम में रखाता है। ठीक है, जौ गोदाम में रखाता है। महाराष्ट्र को इसके साथ याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, जायकाबाड़ी, गोदावरी, महाराष्ट्र।
ठीक। उसके बाद देखते हैं रंजीत सागर, तो रंजीत रावी, ये तो एकदम मिल रहा है, रंजीत रावी, ठीक है, रंजीत रावी पंजाब में, ठीक। ये ऐसे याद रखेंगे, रंजीत रावी, रंजीत जो है रावी ने तो बैठ करके, रावी नदी किनारे बैठ के पंजा लड़ा रहे थे, ठीक है। तो रंजीत रावी पंजाब याद रहेगा इसे, ठीक है। फिर देखिए हिडकल, हिडकल जो है घाट प्रभा नदी पे है। देखिए हिडकल जो होता है जब हृदय घात होता है तो हिडिकता है, हिडिकते क्या होता है, धड़कन जब रुक जाता है हृदय घात हो जाता है और आदमी मर जाता है। देखिए तो यहाँ देखिए हिडकल याद रखेंगे, हिडकल घाट प्रभा कर्नाटक, कुछ लोग नाटक भी करते हैं हृदय घात का, ठीक है। तो हिडकल घाट प्रभा कर्नाटक, यहाँ तक हम लोग याद हुआ, ठीक है। अब चलिए ऊपर से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, बताइए फरक्का भागीरथी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और काकर पड़ा ताप्ती कहाँ है, गुजरात में। क्यों, क्योंकि ताप पड़ता है तो कड़कड़ा जाता है, ठीक है। उसे केसों गुजर बसर करते हैं, उकाई ताप्ती कहाँ है, गुजरात में। नागार्जुन कृष्णा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि अर्जुन और कृष्णा अंधेरी नगरी में गए थे, ठीक है। अब देखिए नागपुर शक्तिगिरी जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर सतलज है जो राजस्थान में है। पोचमपाद गोदावरी जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। कि गोदाम को उचारा करते हैं लोग नाटक कर करके, ठीक है। तो देखिए दुर्गा बैराग दामोदर, दुर्गा जी की पूजा सबसे अधिक कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। देखिए इडुकी पिडुकी कहाँ है, पेरियार केरल में। और टिहरी भाग गई उतर के, ठीक है, टिहरी भाग गई उतर के। तो टिहरी भागीरथी उत्तराखंड। माता टीला माता के बेटा, ठीक है। तो माता बेटा को उतारी, ठीक है। तो माता टीला बेतवा उत्तर प्रदेश याद रहेगा। फिर देखिए उसके बाद भीमा, तो भीमा और पौना यानी भीम और पौन पुत्र महान थे, तो भीमा पौना महाराष्ट्र याद रहेगा। देखिए जायकावाड़ी गोदावरी, ये गोदाम में जौ रखाता है इसलिए याद रखेंगे, जायकावाड़ी गोदावरी महाराष्ट्र के साथ याद रखेंगे। रंजीत रावी, ठीक है, रंजीत सागर बांध रावी नदी पर पंजाब में। हिडकल याद हम लोग किए हैं, घाट प्रभा कर्नाटक, ठीक। अब देखिए सतलज चिनाब और जम्मू कश्मीर कैसे याद रखेंगे। देखिए सतलज, सतुआ समझते हैं ना, चना का सतुआ होता है। किसका सतुआ होता है, चना का सतुआ होता है और जम कर खाते हैं उसको, ठीक है। सब लोग चना का सतुआ जम के खाते हैं, ठीक है। तो सतलज चिनाब जम्मू कश्मीर याद रहेगा, सतलज चिनाब जम्मू कश्मीर। नाफ्ता झाकरी, देखिए नाफ्ता झाकरी झाँक रही है, ठीक है। और कैसे झाँक रही थी, तो हिल के झाँक रही थी, अल्लाह जा रही थी, ठीक है। नाफ्ता झाकरी, देखिए झाकरी सतलज झाँक रही थी लजा के और हिल के, ठीक है। तो याद रहेगा नाफ्ता झाकरी सतलज हिमाचल प्रदेश। ऐसे थोड़ा सहारा से हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। देखिए कोल्डेम परियोजना, देखिए कोल्डेम सॉरी, देखिए कोल्डेम, कोल में ठंडा, ठीक है। अब ठंडा प्रदेश हिमाचल प्रदेश है, जहाँ हिम होगा वही ना ठंडा प्रदेश होगा। तो कोल्डेम से याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में तो हिले है, सतलज के साथ याद रखेंगे। कोल्डेम कहाँ किस नदी पे है, सतलज नदी पे। लास्ट है पंचेत दामोदर बंगाल। देखिए घरों में दादाजी जो होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, वह क्या करते हैं, पंचायती करते हैं, माने सब लोगों को बैठा करके जो भी प्रॉब्लम हो घर में सबको सोल्यूशन करेंगे कौन, दादाजी। तो पंच का काम कौन करते हैं, दादाजी। कहाँ करते हैं बैठा के, बंगला में, ठीक है। तो पंचेत बांध दामोदर पश्चिम बंगाल याद रखेंगे इस तरह से। अब एक बार हम लोग फिर से पूरा ऊपर से रिकॉल करते हैं, ठीक है। बताइए फरक्का काकरपड़ा उकाई कहाँ है, गुजरात। नागार्जुन कृष्णा कहाँ है, नागपुर शक्तिगिरी कहाँ, महाराष्ट्र। इंदिरा गांधी नहर कहाँ, पोचमपाद कहाँ है, कर्नाटक। अच्छा दुर्गा बैराज कहाँ है, इडुकी कहाँ है, टिहरी राज्य उत्तराखंड। माता टीला बेतवा कहाँ, भीमा कहाँ, जायकावाड़ी कहाँ, अच्छा रंजीत सागर हिडकल कहाँ है,
सतलज कहाँ है? नाप्ता झाकरी कहाँ है? कोल्डेम कहाँ है? पंचेत कहाँ है? चलिए, इस तरह से हम लोग इसको कवर किए। अब हम लोग चलते हैं डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, जो कि प्राचीन भारत का एक टॉपिक दिया गया था, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, आज का डिस्कशन क्लास। चलिए, आज जो टॉपिक दिया गया था, ठीक है, आज जो टॉपिक दिया गया था प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे आप लोग टॉपिक करके आए हैं, सब लोग करके आए ना? हाँ, ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत किसके बारे में देखते हैं कि इसके बारे में जानकारी हम लोगों को 4 स्रोतों से मिलता है। पहला, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें हम लोग पहले वेदों के बारे में देखना है, ठीक ना। तो देखिए, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सी है? वेद है, ठीक है। इसके संकलनकर्ता कौन थे? हाँ, ठीक है। और देखिए, इसमें वेद जो है कई प्रकार का है? 4 वेद है। कौन कौन वेद है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद में हम लोग जो भी, जैसे ये जो वेद है ऋग्वेद, इसमें हम लोग जो महत्वपूर्ण डाटा है उसको पहले हम लोग टेकअप कर लेंगे, उसके बाद से हम लोग फिर इसको थोड़ी आप लोग से पूछेंगे, ठीक। देखिए, ऋग्वेद में है, मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है, और 10 से 28 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके पाठककर्ता को बोला जाता है होत्री, ठीक है। अब इसके बाद से इसमें देखेंगे कि 8वें मंडल को इसको बोलते हैं, हाँ, 8वें मंडल का जो है, ठीक है, हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है, ठीक है। और एक बात और इसमें हम लोग डाटा याद रखेंगे कि 52 अवतार के 3 पगों का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना है? 250 और ऋचाओं का वर्णन है, ठीक है। और अग्नि के लिए 200, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200, ठीक है। तो चलिए, तो बताइए, ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? 10 है। और सूक्त कितना है? 1028। और ऋचाओं की संख्या कितनी है? ऋग्वेद के पाठककर्ता क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं, ठीक है। 8वें मंडल को क्या बोलते हैं? खील। हाँ, 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। और पुरुष सूक्त का वर्णन भी ऋग्वेद में ही है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसमें एक और जो ये पॉइंट दिया हुआ है, ईसा पूर्व और ईसवी, इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि बीसी है और एडी है, ठीक है। तो बीसी जो है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, माने ईसा मसीह, जो ईसाई धर्म गुरु थे, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय था उसको बीसी बोलते हैं, और उनके जन्म के बाद का जो समय है उसको एडी बोलते हैं, ठीक है। तो बीसी का मतलब हो गया उस समय उल्टा घटता था, जैसे कि 500 ईस्वी, तो 499 ईस्वी, 498, 497, 96 ऐसे करते करते नीचे होता था। लेकिन जैसे उनके जन्म के बाद से उसको हम लोग सीधा काउंटिंग करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, यानी 101, 102, 103, 104 ऐसे करके, ठीक है। तो ये एडी होता है। और बीसी का मतलब वो जो पहले जो ऊपर से नीचे काउंटिंग किया जाता था, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, देखिए, यजुर्वेद जो है ये सस्वर पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन है, ठीक है। यजुर्वेद है, इसके पाठककर्ता को बोलते हैं अधर्यु। तो यजुर्वेद के पाठककर्ता अधर्यु है, ठीक है। अब विधि विधानों का संकलन मिलता है किसमें? यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में विधि विधानों का संकलन मिलता है। अब देखिए, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, बलिदान विधि का भी वर्णन है किसमें? यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है, ठीक है। तो इसमें इतना हम लोग डाटा देखें तो बताइए, ऋग्वेद के पाठककर्ता को होत्री, और यजुर्वेद के पाठककर्ता को अधर्यु, ठीक है। बीसी का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए, अच्छा, यजुर्वेद गद और पद दोनों में है, ठीक है। अब देखते हैं सामवेद। सामवेद होता है, साम का अर्थ होता है गान,
ठीक है। साम का शाब्दिक अर्थ है गान, इसके पाठककर्ता क्या बोलते हैं? उदात्री। ठीक है। और साम वेद जो है ना, यह देखिए गाने वाले ऋचाओं का संकलन है इसमें, ठीक है। और इसके पाठककर्ता को उदात्री, ठीक है। अधर्यु किसका कहते हैं? ठीक है। इसमें 1810 सूक्त है, ठीक है, जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक, इतना हम लोग डाटा देखें इसमें का। देखिए, इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है। किसे? सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अब देखिए 3 वेद हम लोग देखें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो बताइए ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? 10 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी है? ऋग्वेद के पाठककर्ता को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के पाठककर्ता को 52 अवतार का 3 पवों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है। गद एवं पद वाला वेद कौन है? यजुर्वेद। ठीक है। अच्छा, किस वेद के पाठककर्ता को उदात्री कहा जाता है? सामवेद को। ठीक है। चलिए, संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद है। ठीक है। अब देखते हैं अथर्ववेद। ठीक है। ये जादू टोना तंत्र मंत्र, इसमें ज़्यादा वर्णन है इसका। ठीक है। देखिए, इसमें 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है। देखिए, इस वेद में जो है, देखिए यह वेद जो है अंधविश्वासों से भरा हुआ है। ठीक है। कौन वेद? अथर्ववेद। ठीक है। तो इस देखिए, जादू टोना तंत्र मंत्र, अभी जो हम बताया, जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण जो भी है सब इसमें वर्णित है, अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता था। ठीक है। तथा कुरु देश की समृद्धि और अच्छा चित्रण मिलता है, माने कुरु देश की समृद्धि और उसका अच्छा चित्रण उसमें मिलता है। किसमें? अथर्ववेद। ठीक है। सभा और समिति के 2 प्रजापति पुत्रियों का है, माने सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और इसमें देखते हैं। देखिए, जो वेद है ना, वेद की कई शाखाएं हैं। ठीक है। तो ऋग्वेद की जो जीवित शाखा, एकमात्र जीवित शाखा है, वह साकल शाखा है। ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा साकल शाखा है। ठीक है। यजुर्वेद की जो शाखा है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। और उसके बाद से जो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है वो कौन है? काठक और कनिष्ठल। ठीक है। अच्छा, काठक, कनिष्ठल, मैत्रेय और तैत्रेय। ठीक है। ये किसका है? यजुर्वेद का है। ठीक है। हाँ, कृष्ण यजुर्वेद का है। ठीक है। अब बताइए, देखिए, कौथुम, रणयनीय और जैमिनी या तलौकार किसकी है? सामवेद की है। ठीक है। चलिए, अथर्ववेद की शाखाएं कौन है? सैनक और पेपलाद। इतना हम लोग डाटा देखे। ठीक है। तो एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं पीछे से। ऋग्वेद के पाठककर्ता को ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, ऋग्वेद के 8वें मंडल हस्तलिखित ऋचाओं को खीर कहा जाता है। ठीक है। और बताइए, यजुर्वेद के पाठककर्ता को अधर्यु कहते हैं। और सामवेद के पाठककर्ता को सामवेद में कितने सूक्त है? 1810 सूक्त है। ठीक है। और सबसे बाद का वेद किसे कहते हैं? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अब देखिए, इसके बाद से हम लोग देखते हैं आरण्यक, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। ठीक है। ये चीज़ के बारे में देखना है। देखिए, संहिता जो है, जितनी भी संहिता है, सबका वर्णन करने के लिए इन तीनों का मन सहारा लिया जाता है। जैसे देखिए, ऋग्वेद में है ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो है ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रेय और शतपथ। ठीक है। सामवेद का 25 है और अथर्ववेद का गोपद। इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। देखिए, इसको एक बार और रिकॉल करते हैं। ऋग्वेद के बताइए तो कौन है? और तैत्रेय और शतपथ किसका है? सामवेद का है। और 25 किसका है? सॉरी तैत्रेय और शतपथ जो है यजुर्वेद का है। ठीक है। 25 किसका है? सामवेद का। और शतपथ गोपद किसका है? अथर्ववेद का। ठीक है। देखिए, ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं का नाम मिलता है ऐत्रेय में। ठीक है। शतपथ में गंधार, शल्य और केकय, कुरु, पंचाल, ये सब जो थे इनके राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है। किसमें? शतपथ में। ठीक है। अब देखिए, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को क्या बोला जाता है? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतुर्ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है।
यहाँ तक हम लोग डाटा देख लिए इसको, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? 108, जिसमें महत्वपूर्ण कौन कितने हैं? 13, ठीक है। देखिए स्त्री की सर्वाधिक गृह स्थिति मैत्रेयी संहिता में शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया है? पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है। और चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है जवालो उपनिषद में। चलिए इतना तक हम लोग रिकॉल करते हैं, ठीक है। इधर तो हम लोग कर चुके हैं। बताइए ऐतरेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? कौशिकी ऋग्वेद का है। और तैतरेय अच्छा पंचविश गोपथ अथर्ववेद, ठीक है। और बताइएगा वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? ठीक है। इसमें बताइए सर्वाधिक गृह स्थिति स्त्री की सर्वाधिक गृह स्थिति कहाँ है? बढ़ने था, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया है? पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं वेदांग एवं सूत्र। देखो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, ठीक है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छंद ज्योतिष, ठीक है। इसके मदद से वेदों को अच्छा से समझा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौधायन, आपतस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम के विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो गौतम और आपस्तंभ और वशिष्ठ का उल्लेख कहाँ है? किसमें है? जो सूत्रकार है उसमें है, ठीक है। देखिए सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है, माने गौतम धर्म सूत्र जो है सबसे प्राचीन है, ठीक है। यह वेदांग का है। अब देखिए पुराण देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अब इसमें भी कुछ देखते हैं। जो देखिए पुराण है और वंश से संबंधित है। तो विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश। वायु पुराण इसको याद रखेंगे, विष्णु पुराण मौर्य वंश, ठीक है। विष्णुगुप्त जो था वो कौन? विष्णुगुप्त कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक, हाँ, जैसे चाणक्य, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, ठीक है। तो ये जो विष्णु जो है विष्णुगुप्त, इन्हीं से संबंधित रहेगा मौर्य वंश। यानी मौर्य वंश का स्थापना में इनका बहुत बड़ा श्रेय है, ठीक है। और मत्स्य पुराण सातवाहन, ठीक है। और देखिए वायु जो होता है गुप्त होता है, इसलिए वायु पुराण गुप्त वंश याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ से मिलता है? पुराणों से मिलता है। पुराण से सबसे अच्छा क्रमबद्ध इसका ज्ञान प्राप्त होता है हम लोग को, ठीक है। अब देखिए और इसका जो संकलनकर्ता किसको कहा जाता है? किसको माना जाता है? देखिए लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, ठीक है। देखिए इसमें 1800 इनकी संख्या 18 है, लेकिन इसमें केवल 5 जो है ना ये प्रमुख है, ठीक है। देखिए मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्राह्मण और भागवत, ठीक है। इसमें ही मतलब राजाओं का मतलब वंशावली का पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए पुराण और मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण, ठीक है, सबसे प्रामाणिक और प्राचीन है, ठीक है। अब देखिए बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, माने बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, अन्य साहित्य से भी इसका जो प्रमाण मिलता है इसके बारे में देखते हैं। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है, ठीक है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथावस्तु है, ठीक है। तो बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है किसमें? नहीं, जातक में, ठीक है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथावस्तु है, ठीक है। अब देखिए जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है कल्पसूत्र से। देखिए और उसके बाद से अथर्व और शास्त्र का लेखक कौन है? चाणक्य, ठीक है। चाणक्य विष्णुगुप्त वही थे, ठीक है। और इसे कितने अधिकरणों में बांटा गया है? 15 अधिकरणों में बांटा गया है। और प्रकरण कितना है? 180 प्रकरण है, 15 अधिकरण, ठीक है। इसका अनुवाद कौन किए थे? श्याम शास्त्री। अनुवादक इसके श्याम शास्त्री थे। देखिए अब देखिए संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कल्हड़ किया था, ठीक है। और जो कल्हड़ जो लिखे थे पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी लिखे थे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग देखें।
अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पौर्णिया। चचनामा के लेखक? चलिए अब यहाँ तक हम लोग देखते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं। बताइए, बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है जातक में। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। और जैन साहित्य का कहता है आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से, ठीक है। उसका अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इसको कितने अधिकरण में बांटा गया है? 15 अधिकरण। और कितने प्रकरण? 180 प्रकरण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, अष्टाध्यायी में पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया गया है? लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं, इसमें विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। इसमें कुछ यात्री जो थे भारत में आए, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। टेसियस का था, देखिए टेसियस ईरान का राजवैद्य था, जो भारत आया था। लेकिन इसकी जो कहानी है वो आश्चर्यजनक कहानियों से वर्णित होने के कारण इसका मतलब उतना प्रमाणिक नहीं माना जाता है। हेरोडोटस, देखिए हेरोडोटस इतिहास के पिता कहा जाता है इसको, लेकिन इसका भी जो मतलब कहानी जो था ना उसमें वो आश्चर्यजनक ही है, ठीक है, और अनुश्रुति और अफवाहों पर आधारित है, ठीक है, जिसकी वजह से देखिए लेकिन इसको इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। हेरोडोटस को पुस्तक लिखा था कौन सा? हिस्टोरिका पुस्तक लिखा, ठीक है। देखिए सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे कौन थे? देखिए निरियाकस, हाँ, अनेक्रिस्टस और आस्टेबुलस, ठीक है। ये जो सिकंदर के साथ आए थे, ठीक है। मेगास्थनीज के बारे में बताइए। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज सेल्यूकड निकटर का दूत था। किसके दरबार में आए थे? चंद्र मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। और देखिए इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए बताइए हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा? ठीक है। और निरियाकस किसके साथ आया था? ठीक है। और बताइए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जो किसके दरबार में आया था? मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। इंडिका पुस्तक किसने लिखा? मेगास्थनीज। चलिए डायमेकस के बारे में देखते हैं। देखिए डायमेकस सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था, ठीक है, जो किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। इसका विवरण जो है मौर्य युग से संबंधित है, माने मौर्य युग के बारे में वो ज़्यादा विवरण किया हुआ है, ठीक है। कौन? डायमेकस। अब डायनोसियस है, ठीक है। डायनोसियस किसके दरबार में आया था? यह किसका राजदूत था? हाँ, मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का यह राजदूत था, ठीक है। किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में। ये हम लोग को महत्वपूर्ण से किसके दरबार में आया था ये जरूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और देखिए टॉलमी है। टॉलमी जो है यह पुस्तक लिखा था एक, भारत का भूगोल। टॉलमी जो है पुस्तक कौन लिखा था? भारत का भूगोल। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री लिखे थे, ठीक है। तो चलिए इस सब हम अब यहाँ तक फिर से रिकॉल करते हैं। हेरोडोटस किसने लिखा था? हेरोडोटस कौन सा पुस्तक लिखा था? हिस्टोरिका। और इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज। भारत का भूगोल, नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा था? प्लिनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है। देखिए इसके मैंने इस पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। यह लेखक करीब मतलब जिसके एग्जैक्ट लेखक नहीं है, कौन कौन है इसकी जानकारी प्राप्त नहीं है, ठीक है। 80वीं ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। और ये जो है इसके समय में भारत में बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। मैंने भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में वो चर्चा किया उसमें, ठीक है। तो ये लेखक थे, यूनानी रोमन लेखक थे जितना भी हम लोग देखे। तो यूनानी रोमन लेखक में कौन कौन आया? पहले टेसियस, उसके बाद से हेरोडोटस, उसके बाद से आया था निरियाकस, हाँ सिकंदर के साथ निरियाकस, अनेक्रिस्टस, आस्टियोबुलस, ठीक है। उसके बाद से डायमेकस, उसके बाद से डायनोसियस, ठीक है। उसके बाद से टालमी के बाद से प्लिनी के, चलिए प्लिनी के बाद से एक पुस्तक है जिसका हाँ प्रस्तुति, ठीक है। चलिए उसके बाद से देखिए चीनी लेखक, ठीक है। देखिए चीनी लेखक फायान और वैनसांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो फायान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फायान आया था। और वैनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। बताइए फायान जो आया था कब आया था?
देखिए कितने वर्ष तक रहा था ये? 14 वर्षों तक भारत में रहा था। ह्वेन सांग कब आया था? 630 में आया था। देखिए कितने वर्षों तक रहा? 629 में आया था। 29 में चला था, 30 में। हाँ 29 में चला, 30 पहुंचा, ठीक है। कितने वर्षों तक रहा? 15 वर्षों तक रहा, ठीक है। चलिए इसके पुस्तक जो है, माने इसका भ्रमण वृत्तांत क्या कहा गया? सीयूकी कहा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद से देखते हैं आगे। इत सिंह कब आया था? 7वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। चलिए ये था चीनी लेखक में एक और छूटा है, संयुगम 518 में आया था, ठीक है। और इसने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म से प्राप्तियां एकत्रित की, माने बौद्ध धर्म से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा की है, ठीक है। तो इस तरह से चीनी लेखक में हम लोग देखे कौन कौन? फायान किसके दरबार में? ह्वेन सांग किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। एक और लेखक आया था कौन? 518, ठीक है। चलिए उसके बाद कौन आया था एक और? चलिए अब और भी लेखक के बारे में देखते हैं, ठीक है। अलबरूनी किसके दरबार में? मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। देखिए महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है। और देखिए ये जो है ये भी पुस्तक लिखा है, कौन पुस्तक लिखा है ये? भारत की खोज। देखिए किताब या तौहीद हिंद, इसको कहते हैं भारत की खोज, ठीक है। देखिए ये जो है मतलब आज भी इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है, मतलब इतिहासकारों के लिए मतलब बहुत सारा इसमें जानकारी प्राप्त होती है इस बुक से, ठीक है। उसके बाद से इब्न बतूता जो है कहाँ से आया, किस भाषा का लेखक था? ठीक है। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत कौन है? रिहाला। तो रिहाला किसने लिखा था? इब्न बतूता, ठीक है। कब आया था ये? 1337 मैंने 14वीं शताब्दी, ठीक है। चलिए उसके बाद से देखते हैं अब अन्य लेखक जो थे तारानाथ, ठीक है। तारानाथ जो है यह देखिए तिब्बती लेखक थे तारानाथ, ठीक है। कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। तंग्यूर ग्रंथ की रचना किसने किया? तारानाथ किया, ठीक ना। चलिए यहाँ तक देख लिए। अब मार्को पोलो को कब आया था? 13वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में पांडे की यात्रा में आया था, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग देखें क्या चीज़, ये जो है विदेशी यात्रियों का से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, यानी विदेशी यात्री जितने लोग आए, ठीक है। तो बताइए विदेशी में यूनानी लेखक कौन थे? टेसियस। हम लेखक का नाम बताएं, बताइए कहाँ से आया था वो, ठीक है। फायान कौन लेखक था? चीनी लेखक था, ठीक है। और टेसियस कौन लेखक था? ठीक है। हेरोडोटस कहाँ से आया था? कौन लेखक था? यूनानी रोमन, ठीक है। चलिए ये इंडिका पुस्तक किसने लिखा? मेगास्थनीज। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। और भारत का भूगोल? चलिए सीयूकी किससे संबंधित है? किसका यात्रा वृत्तांत? ह्वेन सांग किसका दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चलिए ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, ठीक है। और पुरातत्व से देखिए भारतीय पुरातत्व के पितामह किसे कहता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए इसमें एक अभिलेख है, ठीक है। 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख बोगाज कोई, ठीक है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं, ठीक है। देखिए मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? यवन राजूत होलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ से मिलता है, ठीक है। ये जो भी मतलब साक्ष्य प्राप्त हो रहा है हम लोग को इतिहास का, ठीक है। ये पुरातत्व जितना भी है उससे हम लोग जानकारी देख रहे हैं, ठीक ना। भारतवर्ष का जिक्र किस में मिलता है? सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला सर्वबहुला अभिलेख, ठीक है। ये डाटा हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुंड आक्रमण की जानकारी मिलता है किससे? भीतरी अभिलेख, ठीक है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख। शासक कौन था वो? मतलब शासक संबंधित भानुगुप्त से, ठीक है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अनेक अभिलेखों के आधार पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए रेशम बुनकर की श्रेणियों में जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? मंदसौर अभिलेख से, ठीक है। कश्मीर बुर्जहोम जो होता है, बुर्ज मानी गर्तवास, बुर्जहोम से गर्तवास का मिला। गर्तवास मतलब गड्ढा घर, ठीक है। कश्मीर के नौपाषाणिक पुरा स्थल है, कौन है? बुर्जहोम, ठीक है। वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? गड्ढा घर।
गाढ़ा घर का साक्ष्य मिला है, ठीक है। उसके बाद प्राचीन सिक्कों को क्या कहता है? प्राचीन सिक्कों को आहट कहा गया, ठीक है। इसको साहित्य में क्या कहा गया है? कसारपण, ठीक है। और सर्वप्रथम सिक्कों का लेख सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य यौन शासन। चलिए यहाँ तक हम लोग देखते हैं, रिकॉल करते हैं, ठीक है। देखिए बताइए, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है एरणाभिलेख से, ठीक है। दुर्भिक्ष की जानकारी सगौराभिलेख। रेशम बुनकर मंदसौर अभिलेख, ठीक है। कश्मीरी नवपाषाण पुरा स्थल का प्राप्त होने से गड्ढा घर, ठीक है। चलिए उसके बाद बताइए, प्राचीन सिक्कों का कहा गया है? आहट सिक्का कहा गया है। और कसारपण का किस में कहा गया है? साहित्य में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद से कुछ बॉक्सेस है, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं, और जो बॉक्सेस मतलब ये हो रहा है उसको ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी हम लोग जब इसको कर रहे हैं तो रिकॉल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। देखिए, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? कलिंग राजा खारेल। इसे भी याद रखेंगे कि हाथी जो है ना खान खून देगी, होगा ना। हाथी जो होगी मतलब चलेगी तो खानते खूनते चलेगी, तो हाथी गुफा अभिलेख। और जूनागढ़, जूना होता है जूना, ठीक है। जूना से दामन को रगड़ रगड़ साफ किया था। दामन माने शरीर, जूना माने रगड़ने वाला जो खुजा होता है, ठीक है। चलिए, नासिक क्या हो जाएगा? गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, याद रखेंगे। चलिए, ये होल अभिलेख, हाँ पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुल में समझते हैं कि होल होता है, ठीक है। और दो साइड से रहता है पाया, उसमें होल रहता है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय कैसे? ये होल अभिलेख से। तुम्हें मंसौदौर अभिलेख, ग्वालियर, हाँ ग्वालियर अभिलेख का प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी हम जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध। चलिए, इतना हम लोग देख लिए, इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग को देखना है कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली कैसी थी? नागर शैली थी। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली, और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली थी, ठीक है। और दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों से हुआ है। यानी याद रखें कैसे? उत्तर भारत का नागर शैली, दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली, और दोनों मिला करके बेसत शैली। अब पंचायतन क्या देखते हैं? एक मुख्य मंदिर रचना। हाँ, देखिए, एक मुख्य मंदिर बीच में, और चारों तरफ से वो मंदिर है, छोटा मंदिर हो, ठीक है। मंदिरों से चारों तरफ से घिरा है, और मुख्य मंदिर एक बीच में हो, उसको पंचायतन कहा गया है, ठीक है। देखिए, पंचायतन का जैसे कि एग्जाम्पल में है, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, हाँ। ब्रह्मदेश्वर मंदिर जो है भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। और गुंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है, ठीक है। इस तरह से हम लोग पूरा इसको रिकॉल किए, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कस किए, अब इसके बाद से थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ, बताइएगा। ऋग्वेद के पाठककर्ता को ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 28, ऋचाओं की संख्या 2462। चले, खील कहा गया है 8वां मंडल। अच्छा, आप चतुष्वर्ण का समाज का वर्णन है, ठीक है। अब अपना अवतार का वर्णन किस वेद में? ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना है? 250 ऋचाओं का वर्णन है, और अग्नि के लिए 200 ऋचा है, ठीक है। चलिए, यजुर्वेद के पाठककर्ता को अधरी। गद और पद वाला वेद यजुर्वेद है। संगीत का जनक सामवेद का आता है, ठीक है। सामवेद के पाठककर्ता को उदात्री। और इसमें सूक्त कितने हैं? 1810 है। चलिए, अथर्ववेद में मंत्र कितने हैं? 731। कितने पद है? सबसे प्राचीन वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। अच्छा बताइए, साकल शाखा जो है किसका? ऋग्वेद से जुड़ी है। और शुक्ल कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है, ठीक है। अच्छा बताइए, ऐत्रेय किसकी ब्राह्मण ग्रंथ है? और तैत्रेय सतपथ
यजुर्वेद, पंचवीस, सामवेद, गोपद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। बहुत बढ़िया। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? ब्राह्मण, सतुर्ब्राह्मण। स्त्री की सर्वाधिक गृह स्थिति? दृढ़ संहिता, ज्वाला उपनिषद में क्या वर्णन था? सर्वाश्रम, चलिए बहुत बढ़िया याद किया हम लोग। ठीक है, विष्णु पुराण का संबंध और मत्स्य पुराण का संबंध, वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से। ठीक है, और गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा किसमें वर्णन था? जातक में। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। कल्प सूत्र किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अच्छा, और शास्त्र के लेखक? चाणक्य, और शास्त्र कितने अधिकरणों में बांटा गया है? 15 अधिकरण में। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट देख लिए। ठीक है, पौर्णी अष्टाध्यायी के लेखक? लिपि शब्द का प्रयोग? अष्टाध्यायी पॉलीबार। हेरोडोटस जो थे कौन सा पुस्तक लिखे थे? हिस्टोरिका। इंडिका पुस्तक के लेखक? अच्छा, अंतियोकस किसके साथ आया था? सिकंदर के साथ। नहीं, अंतियोकस जो था डायमेकस, ना सुनिए, अंतियोकस का राजदूत था। कौन? डायमेकस। ठीक है, चलिए। हाँ, भारत का भूगोल के लेखक? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक? प्लिनी। चलिए, ह्वेन सांग किसके दरबार में आया था? अच्छा, फायान किसके दरबार में आया था? चलिए बहुत बढ़िया याद किए। ठीक है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य? बुरझुम का गर्तवास का साक्ष्य कहाँ सुना है? बुरझुम से। ठीक है, कसार्पण किसे कहा गया है? चलिए इस तरह से हम लोग इसको पूरा कंप्लीट किए। ठीक है, आगे के टॉपिक जो रहेगा उसमें 2 टॉपिक हम लोग आगे करेंगे इसमें, प्रागैतिहासिक काल, और एक और टॉपिक इसमें रहेगा सिंधु सभ्यता। ये 2 टॉपिक को हम लोग कल चर्चा करेंगे। इसको सब लोग करके आएंगे। अब पीछे का जो भी है इसको भी करके आएंगे, इसको हम लोग रिकॉल करके, और उसके बाद से इस टॉपिक को हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। और फिर एक विविध का जो इसमें से भी कुछ है बचा हुआ है, ठीक है, बांध नदी घाटी परियोजना, उसको भी कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से प्रतिदिन चलता रहेगा ये क्लास। चलिए, जय हिंद।